गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ विपुल कुमार परेवा। बीएससी थर्ड ईयर जूलॉजी के अंदर इकोलॉजी में आज का हमारा टॉपिक है साल्ट वाटर हैबिटेट। इससे पहले वाली वीडियो में आपने स्वच्छ जलीय आवास के बारे में अध्ययन किया था। हम यहाँ पर हैबिटेट इकोलॉजी का अध्ययन कर रहे हैं। हैबिटेट इकोलॉजी, आवासों की पारिस्थिति का अध्ययन कर रहे हैं। उसमें आज का हमारा टॉपिक है साल्ट वाटर। इसको आप दूसरे नाम भी दे सकते हो, मैराइन वाटर। जनरली जो फेमस नाम है इसका वो है मैराइन वाटर या समुद्रीय जल। लवणों से भरा हुआ जल जो होता है उसको लवण जल कहते हैं, या हम जो पढ़ रहे हैं वो है लवण जल पारिस्थितिकी। अब जैसे ही मैराइन वाटर का शब्द हमारे दिमाग में आया है तो हमारे बिल्कुल स्पष्ट मानस पटल पर समुद्र की छवि निकलकर सामने आ गई कि साहब समुद्र है। मैराइन वाटर कहाँ कहाँ है एक बार अपन देख लेते हैं इसको। जैसे समुद्र ले लीजिए, बड़े महासागर ले लीजिए, और खारे पानी की झील जैसे सांबर है, नमक जो भी है, खारे पानी की झील अपनी है। ये झीलें मुख्यतः लवणीय जल के अंतर्गत आती है। तीनों समुद्र, महासागर और खारे पानी की झील। अब इनके अंदर देखिए विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत समुद्र की रासायनिकी, भौतिकी, जैविकी का अध्ययन किया जाता है उसको ओशियनोग्राफी कहते हैं। ओशियन से संबंधित जो भी चीज़ है, जो भी टॉपिक है, उनसे संबंधित आप किसी भी चीज़ का अध्ययन करें समुद्र से संबंधित, तो वो आपकी ओशियनोग्राफी कहलाएगी। और मैराइन, समुद्र के जीव जात का अध्ययन अपन कर रहे हैं तो वो अपने को कहलाएगा मैराइन बायोलॉजी। जो भी आपके समुद्र की जैविकी है उसके बारे में यदि मैं जानना चाहूँगा तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत समुद्र से संबंधित जैविक तत्वों का अध्ययन किया जाता है, दैट इज मैराइन बायोलॉजी। नेक्स्ट इज इसकी इकोलॉजी का अध्ययन कर रहे हैं तो मैराइन इकोलॉजी। समुद्र की पारिस्थितिकी का अध्ययन करना मैराइन इकोलॉजी कहलाता है। इसके अलावा एक जो बड़ी चीज है, समुद्र एक ऐसा आवास है जो कि गर्भ है, भूगर्भ के भी नीचे। तो इसमें जो इसकी गहराई नापते हैं उसके लिए बैथीमेट्री का प्रयोग करते हैं। समुद्र की गहराई नापने का जो सिस्टम है वो बैथीमेट्री। यदि आपको समुद्र की गहराई नापनी है तो बैथीमेट्री के द्वारा आप इसकी गहराई को नाप सकते हैं। एक बार फिर वापस रिपीट कर रहा हूँ, समुद्र के बारे में जो भी उसका फिजिकल, केमिकल कंपोनेंट के बारे में अध्ययन करना है, दैट इज ओशियनोग्राफी। मैराइन की बायोलॉजी मैराइन बायोलॉजी। मैराइन की इकोलॉजी पढ़नी है तो मैराइन इकोलॉजी, और गहराई के लिए करना है तो बैथीमेट्री। समुद्र की जो करैक्टर्स हैं उनके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। मैं समुद्र के क्या क्या स्पेसिफिक करैक्टर हैं। समुद्र है, समुद्र के पानी के जो लक्षण है वो लक्षण कौन कौन से हैं देखिए। सबसे पहले इसकी लवणता के अंदर बात करते हैं। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है, लवणीय जल। लवणता के आधार पर ही पानी को दो भागों में बांटा गया है, स्वच्छ जलीय और लवणीय। जो समुद्र का पानी होता है वो लवणीय होता है। इसमें जो लवण की मात्रा होती है वो 3 से 5 या 7% तक की होती है। अब ये लवण आते कहाँ से हैं? लवण देखिए पहली बात तो उसके अंदर मौजूद होते हैं, और ये नदी जो बहाव लेके जाती है, नदी के पानी के साथ जो चट्टानों की कण होते हैं, मृदा की जो गाद होती है, ये बहती हुई समुद्र में जाके मिलती है। तो ये सारे लवण वहीं से आते हैं। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट सोडियम, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और इनके सल्फेट, ये मुख्य रूप से समुद्र में पाए जाते हैं। एक बार वापस रिपीट कर रहा हूँ, समुद्र जो होता है वो लवणीय जल होता है। इस लवणीय जल में लवणों की मात्रा लगभग 3 से 5% होती है कुल जल के अंदर। और जो मुख्य रूप से लवण पाए जाते हैं वो है सोडियम, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, और इनके सबों के लगभग सल्फाइड या सल्फेट जो होते हैं वो सब इसके अंदर पाए जाते हैं। नेक्स्ट है प्रकाश। प्रकाश की यदि हम बात करें तो प्रकाश
समुद्र की पारिस्थितिकी के हिसाब से एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। मान लीजिए ये कोई समुद्र का हिस्सा है इस तरीके से, और ये अपना सूर्य है। अब ये सूर्य के प्रकाश की किरण सतह पर ज्यादा अच्छे से पड़ेगी। ये सतह हो गया और ये इसका तल हो गया। अब आप लोग अच्छे से जानते हैं जो चीज ऊपर है, सूर्य के प्रकाश के समीप जो चीजें हैं वो चीजें सूर्य के प्रकाश से ज्यादा लाभान्वित होगी तुलनात्मक जो चीजें अंदर की तरफ है। इसमें जैसे जैसे समुद्र की गहराई बढ़ती जाती है वैसे वैसे सूर्य के प्रकाश की इंटेंसिटी कम होती जाएगी। बिल्कुल सीधी सी बात है, आप डीप में जा रहे हो तो डीप में वो चीजें कम मिलेगी, सतह पर वो चीजें आपको प्रचुर मात्रा में मिलेगी। डीप में जाने पर जैसे मान लीजिए लगभग 150 मीटर की डीप में यदि आप जा रहे हैं तो प्रकाश यहाँ समाप्त हो जाता है, प्रकाश यहाँ पर समाप्त हो जाता है। और लगभग 300 मीटर की डेप्थ में आप जाओगे इसके बाद में, तो 300 मीटर की डेप्थ में घोर अंधकार, घोर अंधकार। अब देखिए जो ही हम समुद्र की डेप्थ में जाते हैं, डीप में जाते हैं, डीप में जाने के साथ ही सनलाइट जो है वो सनलाइट का जो इंटेंसिटी है वो इंटेंसिटी लगभग न के बराबर हो जाएगी। फलस्वरूप जो यहाँ का बायोटा होता है, यहाँ के जीवजात जो होते हैं उनमें रंगहीन कंसेप्ट आ जाता है। उनका शरीर जो होता है जो वर्णक वाला कंसेप्ट है, जो वर्णक सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में किसी को काला या किसी को सफेद करता है, जब वह प्रकाश ही नहीं जा रहा तो उस जगह के जंतुओं का जो कलर वो कलरलेस हो जाएगा। इवन देन उसमें आंख का कंसेप्ट भी खत्म हो जाता है। जो इनके नेत्र होते हैं वो क्रियाशील नहीं होते हैं क्योंकि इन्हें अपने पूरे जीवन में घनघोर अंधकार में जीने की आदत पड़ जाती है। इसी के अलावा दूसरा है फोटोसिंथेसिस। वी नो दैट वेरी वेल कि जब सनलाइट ही नहीं है तो वहां पर फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया किस प्रकार संपन्न होगी। तो प्रकाश संश्लेषण के अभाव में यहाँ पर पादप की प्रजातियां भी लगभग न के बराबर पाई जाती है। जैसे अपन कहते हैं ना फाइटोप्लैंक्टन वगैरह होंगे, तो फाइटोप्लैंक्टन उस जगह पर ज्यादा होंगे जहाँ पर सूर्य के प्रकाश की मात्रा ज्यादा होती है। अब जब प्रकाश ही नहीं है तो वहां पर किस प्रकार का प्रकाश संश्लेषण होगा। आप देखिए जो ही प्रकाश का कंसेप्ट वहां से हट जाएगा वहां पर एक नया रूप आ जाएगा जिसे अंधकार कहते हैं। ये डीप सी वाटर के अंदर जो प्रकाश का कंसेप्ट होता है ये बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। नेक्स्ट है इसमें टेम्परेचर। टेम्परेचर और प्रकाश लगभग दोनों समान ही रहते हैं। तापमान की यदि हम बात करें तो यदि इसकी तुलना स्वच्छ जल से की जाए, यहाँ साफ स्वच्छ जल के अंदर, स्वच्छ जल में क्या स्तरीकरण होता है, लेकिन इसमें समुद्र में स्तरीकरण कम होता है। फलस्वरूप जो प्रकाश का उच्चावन उसके अंदर पाया जाता है स्थिर जल स्वच्छ जल के अंदर, वो उच्चावन समुद्री जल के अंदर नहीं पाया जाएगा। लेकिन फिर भी जैसे वापिस वही डायग्राम, अब जो सतह पर है वहां पर तापमान सूर्य के प्रकाश की किरण गिर रही है तो इसका 20 डिग्री से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान रहता है। लेकिन जो जो आप डीप में जाओगे, जब सूर्य का प्रकाश वहां पहुंच ही नहीं रहा तो वह तापमान किस काम का, फलस्वरूप तल तक जाते जाते ये प्रकाश 2 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड इसका तापमान रहता है। जो ही आप समुद्र के भीतर बहुत गहराई में जाएंगे, समुद्र की लगभग डेप्थ 5 किलोमीटर तक होती है। यदि आप चाहो कि समुद्र की डेप्थ को नापा जाए तो ये एवरेज 5 किलोमीटर के आसपास निकलेगी। तो 5 किलोमीटर के अंदर यदि आप वहाँ के तापमान को नोट करें बिल्कुल तल में जाकर, तो तल में जाने के बाद में यहाँ का तापमान मिलेगा आपको 2 डिग्री सेंटीग्रेड या 4 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि सतह पर ऊपर पर इसका तापमान लगभग 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के लगभग रहता है। नेक्स्ट है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की जो बात है, ऑक्सीजन में जो समुद्र का ऊपर की सतह होती है, ये ऊपर की सरफेस देखिए, तो ऊपर की सरफेस में ऑक्सीजन की प्रचुरता रहती है। कारण है कि ये वायु के संपर्क में रहती है। ऊपर की जो लेयर है समुद्र की उसमें ऑक्सीजन की मात्रा अच्छी रहती है। लेकिन ये जो तट की बात करें यहाँ पर,
इस जगह जहाँ पर ये तट है। तो तट में क्या होता है कि मृत जीवों के अवशेष वगैरह, मृत वनस्पति, सड़े गले पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ, ह्यूमस वगैरह, इनके होने से थोड़ी सी यहाँ पर ऑक्सीजन की विरलता पाई जाती है तुलनात्मक बीच में ऑक्सीजन की मात्रा प्रचुरता से पाई जाती है। फिर यदि थोड़ी कम गहराई की बात करें तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन की विरलता पाई जाती है। कारण इस स्तर पर मृत जीव जंतु, कार्बनिक पदार्थ, अपशिष्ट पदार्थ, ये बहुत सारी चीजें हैं जो इसको रोके रखती है। फलस्वरूप यहाँ पर ऑक्सीजन की विरलता पाई जाती है। लेकिन जो ही अपन ज्यादा अंदर जाएंगे तो ऑक्सीजन सामान्य रूप से निर्बाध रूप से पाई जाती है। ये गहराई का, समुद्र का जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो ये है कि समुद्र में जो आपकी डीप है, वो डीप आपको कहाँ तक लेके जा रही है, वो चीज देखने लायक होती है। नेक्स्ट है दबाव। समुद्र की गहराई के साथ ही समुद्र का दबाव चलता है, या मैं ये कहूँ कि दबाव प्रोपोर्शनल टू गहराई। तो बिल्कुल दोनों चीज एक ही है। जैसे जैसे गहराई बढ़ेगी वैसे वैसे समुद्री जीवों पर दबाव बढ़ेगा। पानी जो है शुरू में हल्का दबाव होता है, लेकिन जो ही आप इसके अंदर डीप में जाओगे, ऊपर का जो पानी है वो नीचे के पानी पर दबाव लगाएगा। दबाव लगाने के फलस्वरूप जो यहाँ की वनस्पति है वो उसी हिसाब से डेवलप होती है, थोड़ी फ्लैटेंड होती है बॉडी की, जैसे उनको इतना दबाव झेलना होता है। आप अंदाजा लगाइए, कोई जीव जैसे 5 किलोमीटर अंदर है समुद्र के, तो उस जीव की जो आकृति होगी वो सतह पर पाए जाने वाले जीव की तुलना में अलग होगी। कारण वो अपने जीवन काल में पानी का इतना दबाव महसूस कर रहा है, फलस्वरूप वो अनुकूलित अवस्था में आने के लिए अपने शरीर में परिवर्तन करता है। इनकी जो बॉडी होती है वो फ्लैटेंड होती है। मैं आज आपको एक वीडियो और शेयर करूंगा, उस वीडियो के अंदर मेरा कहीं से सर्च किया हुआ है वो वीडियो आपको बताएगा कि जो जो आप समुद्र की गहराई में जाएंगे उस गहराई के साथ साथ ही जीव जात किस तरीके से बदलते रहते हैं, कौन सा जीव ऊपर पाया जाता है, कौन सा जीव बिल्कुल नीचे पाया जाता है, ये सारे उसके अंदर बहुत अच्छे से दिए गए हैं। आप उस वीडियो को थोड़ा गौर से देखना तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है लहरें। लहरें जो हैं वेव्स, आपने देखा होगा समुद्र का पानी हिलोरे खाता रहता है, शुद्ध हिंदी में हिलोरे। जो लहर बनती है ये लहर पवन के हिसाब से होती है, वायु के हिसाब से। जो हवा चलती है, जिस तरीके की विंड होती है, उस विंड के हिसाब से ये लहरें बनती और बिगड़ती रहती हैं। ये आकर तट पे टक्कर मारती है, जो इसका तट होता है, तटीय भाग, उस पर आकर ये लहरें लगातार टक्कर मारती रहती है। इसके फलस्वरूप कार्बनिक पदार्थ भी एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं, सारी घटनाएं घटित होती है, तो ये होती है लहरें। नेक्स्ट है अपना धाराएं। करंट। समुद्र के पानी में लगातार धाराएं पाई जाती है। ये धाराएं पोषक पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान लेकर जाने का कार्य करती है, मृत अपशिष्ट पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान लेकर जाने का कार्य करती है, ऑक्सीजन की विरलता को चारों तरफ फैलाने का कार्य करती है। जो भी चीज इसके संपर्क में आती है करंट के में, ये O2 के परिवहन में भी सहायक होती है। अंडे, लार्वा, इनको एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचने का भी कार्य करती है। तापक्रम या लवणता के कारण उत्पन्न धाराओं को थर्मोहेलाइन भी कहते हैं। तापक्रम या लवणता के कारण जो धाराएं उत्पन्न होती है उनको थर्मोहेलाइन भी कहते हैं। नेक्स्ट है टाइड। आपने एक नाम सुना होगा, टाइड, ज्वार भाटा। ज्वार भाटा, क्योंकि अपन राजस्थान के भी दौसा में रहते हैं जब पानी की अत्यधिक कमी है, लेकिन जैसे तटीय क्षेत्र जितने भी है, कोस्टल इलाके जहाँ पर समुद्र है, तो वहाँ के लोग इस शब्द से ज्यादा वाकिफ है तुलनात्मक अपने। ज्वार भाटा एक खगोलीय घटना होती है। अब खगोल क्या है? सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी, ये तीनों जब एक दिशा में आ जाते हैं तो चंद्रकला के आकर्षण के फलस्वरूप या उसके मैग्नेटिक इफेक्ट के कारण यहाँ पर समुद्र में लहरें उत्पन्न होती हैं।
ये लहरें बड़े जोर जोर से जाकर तट से टकराती है। लहरें छोटी नहीं बड़ी। ये खगोलीय घटना है। जो ही ज्वार भाटा चालू होता है तो ज्वार का मतलब तो होता है लहरों का उठना, और भाटा का मतलब होता है लहरों का बैठना। एक प्रोसेस लयबद्ध तरीके से चलता है। एक बार तो लहर ऊपर आएगी और फिर दूसरी बार वही लहर वापस समुद्र की तरफ जाएगी। इस प्रकार ज्वार भाटा जो है केवल एक खगोलीय घटना है। इसके 3-4 प्रकार होते हैं: लघुत्तम ज्वार, दीर्घ ज्वार, बृहत्तम ज्वार, बढ़ती ज्वार, और एक होता है भाटा। इस प्रकार आज के अपने अध्याय में हमने मैराइन इकोलॉजी के अंतर्गत उसके जो स्पेसिफिक करैक्टर है उनका अध्ययन किया है। इससे आगे हम कल अपने नए वीडियो के अंदर बात करेंगे। मैं फिर कह रहा हूँ आपको, मैं आज एक लिंक भेजूंगा, उस वीडियो को आप थोड़ा सीरियसली देखें तो आपको प्रकृति की जो जैव विविधता है उसकी खूबसूरती का अंदाजा होगा कि किस प्रकार इस समुद्र के अंदर हम केवल बात ही करते हैं कि हाँ सर समुद्र में जीवन इस प्रकार होगा वैसे होगा, लेकिन उस वीडियो के अंदर आपको ये देखने को मिलेगा कि समुद्र के अंदर भी भिन्न भिन्न प्रकार के जीव, भिन्न भिन्न ताप दाब प्रकाश, सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए कैसे अनुकूलित होकर वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।